मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आपने अगर लेक्चर 5 देखा है तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, या फिर आगे कि 26 जनवरी को हमने क्यों इन्फोर्स किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन लागू करें। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आज एक बार और बता देता हूँ। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कहते हैं हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो हम बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था ना, उसको किस फॉर्म में लिखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पेज के फॉर्म में लिखा गया है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, लेकिन जो ड्राफ्ट किया इसको किस वे में लिखना है, प्रॉपर वे में, वो किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। बाकी 26 जनवरी को हमने क्यों माना था इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि हमने पूर्ण स्वराज की बात करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कब? हमने लाहौर सेशन में क्या कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हम क्या मानेंगे, अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे, हम अपने आप को क्या मानेंगे? पूर्ण स्वराज मान लेंगे। इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट थी हमारी हिस्ट्री के हिसाब से, तभी हमने 26 जनवरी को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। अब यहाँ पे आओ, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को समझने से पहले ये चीज़ समझो, हमारे देश में जब चैलेंजेस आए कि हाँ अब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हमने सोचा कि हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं और किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करें। तो हमने ये पाया कि आज तक जो हम पे राज किया था वो किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने हम पे राज किया था, और हमें उनके तौर तरीके ज़्यादा अच्छे से पता थे कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे किसी चीज़ का प्रोसेस, किसी चीज़ की प्रोसेस होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगा, अगर हम कोई और प्रोसेस उठाते हैं या और कोई और प्रोसेस बनाते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए फैमिलियर नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो चीज़ें अभी तक चली आ रही थी कि कैसे गवर्नमेंट चल रही है, कैसे शासन प्रशासन चल रहा है, कैसे चीज़ों का सिलेक्शन हो रहा है, कैसी चीज़ें बन रही है, तो उसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि 70% ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से उठाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। काफ़ी बार इसको कोई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कि 70% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है और बाकी और देशों से कॉपी पेस्ट कर रखा है। लेकिन इसको मैं पूरा प्रॉपरली ये भी नहीं कहूँगा कि ये कॉपी पेस्ट है। एक्चुअल में हमने चीज़ें देखी ज़रूर, हमने और स्टेटों में या और कंट्रियों में, लेकिन इसको हमने लागू किस वे में किया? अपने कंट्री के हिसाब से बेनिफिशियल के वे में इसको लागू किया। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कह भी सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसा नहीं कि वहाँ से उठाया यहाँ रख दिया। उसमें हमने जो सुधार हो सकते थे या जो बेनिफिशियल जो चीज़ें होती थी उसको उसके हिसाब से अपने देश में इसको लागू किया। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें सोची गई थी। अब देखो, हमारा जो 70% कहते हैं कि 1935 से उठाया गया था एक्ट के हिसाब से, उसमें क्या था? फेडरल स्कीम की बात करी गई थी। उस वक्त फेडरलिज्म की बात करी गई थी कि जैसे सेंट्रल की अपनी पावर होगी और स्टेट को भी पावर दी जाएगी, और स्टेट भी अपने डिसीजन खुद बनाएगा। जैसे आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि यूनियन लिस्ट क्या होती है और क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट सेपरेट करी गई थी, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी गई थी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट समझो, ऑफिस ऑफ गवर्नर। वहाँ पे हमने बताया था आपको, जैसे स्टेट है जिसको हम प्रोविंस कहते थे, उसमें क्या था? गवर्नर था। तो सिमिलर वे में यहाँ भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे चाहे जुडिशियल सिस्टम होगा या पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, इमरजेंसी प्रोविज़न होगा कि कैसे इमरजेंसी में हमारी गवर्नमेंट काम करेगी और कैसे चीज़ों को हैंडल करेगी। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल की बात भी करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल उस समय हुआ करती थी, वही चीज़ हमने क्या करी, आगे को भी चलाई। ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों के लिए फैमिलियर कंडीशन थी, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता था। कोई एक ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात चीज़ें बदल गई और पूरा ही तरीका बदल गया, ऐसा चीज़ नहीं हुआ। तभी हमने इसी चीज़ को एक्सटेंड किया आगे को। अब हम समझते हैं कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सोर्स से कहाँ कहाँ के रहे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, अपने संविधान में डाले। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, सीधी बात है, हम पे राज कौन कर रहा था? ब्रिटेन ने किया था। तो हमारे यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या रूल्स उठाए हमने, वो आप देख सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे हमारे देश में अभी क्या है, हमारे देश में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। जैसे क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से उठाया? यूनाइटेड किंगडम से उठाया था। रूल ऑफ लॉ कहते हैं इसको। अगर आपसे पूछा जाएगा रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है, लॉ के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो हमने कहाँ से उठाए थे? यूनाइटेड किंगडम से उठाए थे। लॉ
लॉ मेकिंग प्रोसेस हमने कहाँ से उठाई थी, वही भी यूनाइटेड किंगडम से ही उठाए थे। इसका मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस, जैसे हमने अगर कोई बिल पास करना है, हम क्या करते हैं, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी में भी उस बिल को उठाएंगे, फिर दूसरे हाउस में जाएगा वो। अगर राज्यसभा से उठाए तो लोकसभा में पास होगा दोबारा, या लोकसभा से उठाए तो फिर राज्यसभा में पास होगा। लास्ट में किसके पास जाएगा, आगे प्रेसिडेंट जाएगा, प्रेसिडेंट ने उसको मंजूरी दे दी तो लॉ बन जाएगा। तो ये चीज़ें प्रोसीजर कहाँ से उठाया हमने, कि इसके अंदर का जो प्रोसीजर है, कि पहले हम क्या करेंगे, वो चीज़ें दूसरे बारे में क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, किस तरीके से होगा, वो लॉ हमने कहाँ से उठाया, यूनाइटेड किंगडम से ही। सिमिलरली सिंगल सिटीजनशिप की बात करी थी। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन में होता है वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वहाँ क्या होता है, सिंगल सेंट्रल होता है, सेंट्रल मजबूत होता है, और सेंट्रल ही स्टेटों के लिए क्या करता है, उनके जो स्टेट कह सकते हो या प्रोविंसेस कह सकते हो, उनके लिए रूल्स बनाता है। तो वहाँ पे क्या चीज़ रखी गई थी, सिंगल सिटीजनशिप की चीज़ें रखी गई थी, कि वहाँ सिटीजनशिप सिंगल होगी। अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, यूएसए की, वहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग सिटीजनशिप होती है। वहाँ पे एक तो सिटीजनशिप आपके पास होती है यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका की, दूसरी सिटीजनशिप होती है जिस कंट्री में आप रह रहे होते हो ना, वहाँ पे जैसे 50 कंट्री का समूह है जो कि मिलकर क्या बनाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाता है। तो वहाँ पे आपको ड्यूअल सिटीजनशिप मिल जाती है, कि एक तो जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसकी, और दूसरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यहाँ पे आपको डबल सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उत्तराखंड में रहते हो तो आपको उत्तराखंड की सिटीजनशिप है, कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है तो उसकी अलग सिटीजनशिप है, फिर इंडिया की एक अलग सिटीजनशिप है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। वी आर इंडियंस कहते हैं हम, ठीक है। हमारे पास एक सिटीजनशिप है जो कि क्या है, हम इंडियंस हैं। अब ये देखो, जो चीज़ हम उठा रहे हैं ना कहीं से, तो हम उसके पीछे बहुत एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने इसको कैसे फॉर्म करना है और कैसे रखना है। हमने क्यों कहा कि हमको सिंगल सिटीजनशिप थी, क्योंकि हम अखंडता की बात करते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, कि हम क्या है, एक है। कल के दिन अगर अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप दे दी गई तो वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे ना। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, पोलरनेस हटाने के लिए, कि हम एक दूसरे के बीच में खाई बनाए, हम क्या चाहते थे, यूनिटी बनाए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सिंगल सिटीजनशिप की बात करी। कोई अगर तमिलनाडु का भी आएगा, या कोई अगर जम्मू कश्मीर का आएगा, हाँ, वो क्या कहेगा, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी के बेस में उसका पासपोर्ट भी बनता है, ठीक है। आगे देखो, नॉमिनल हेड, ठीक है। प्रेसिडेंट को हमने नॉमिनल हेड रखा। नॉमिनल हेड क्या होता है, जो आपके, जिसको हम नॉमिनेट करके बनाते हैं, ऐसा कह सकते हो कि जो आपने सबसे ज़्यादा हेड पोजीशन में बैठा था, उसको हम प्रेसिडेंट को बनाया था। तो ये कहाँ से लिया हमने, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया। बाईकैमरलिज्म, आपको इससे पहले ये बताया था कि मैंने, बाईकैमरलिज्म मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा इस टाइप से चीज़ें होती हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। अब देखो, सेंट्रल में क्या है हमारा, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। तो ये चीज़ें भी हमने कहाँ से ली थी, ब्रिटेन से ली थी। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि कई स्टेटों में, हमारे पास इतने स्टेट हैं, तो अभी आज की डेट में हमारे पास कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, काफ़ी स्टेटों में क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। तो उसी बेसिस पे ये चीज़ की बात हमने, ये चीज़ हमने कहाँ से उठाई थी, ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से ही उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो कैबिनेट सिस्टम है हमारे मिनिस्टर का, जैसे आपको ये चीज़ें हल्की में बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अपनी एक कैबिनेट बनाता है, जो कि अपने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, जिनको डिपार्टमेंट देता है, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से उठाया था, यूनाइटेड किंगडम से। पोस्ट ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की पोस्ट भी हमने कहाँ से उठाई थी, वहीं से उठाई थी। वहाँ भी आपको पीएम मिल जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में स्पीकर जो सिलेक्ट होते हैं। लोअर हाउस मोर पावरफुल, ठीक है। लोअर हाउस को ज़्यादा पावर दी गई है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, उनको, वो लोग ज़्यादा डायरेक्ट चुन के आए होते हैं, तो उनको हमने ज़्यादा पावर दी। जैसे कि वो बजट पास कर सकते हैं, अपर हाउस के हाथ में, राज्यसभा के हाथ में कोई भी मनी बिल नहीं होता है, या बजट का कोई रिलेटेड काम नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, लोकसभा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जो सरकार बनाते हैं हम कहते हैं जिन्हें, वो क्या होते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी तो हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो दोनों से हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, लोकसभा के लिए होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें ली, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में क्या था, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था लिखा गया था, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है, 7 आर्टिकल हैं, ऐसे हैं, बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितनी आर्टिकल्स लिए हैं, ठीक है। प्रीएम्बल कहा जाता है
फेस आप कह सकते हो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करी थी ना, वैसे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे उसको हम प्रीएम्बल्स कहते हैं। आगे चीज़ों को और समझोगे आप। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात करी थी वो हमने कहाँ से उठाई थी, यूएसए से, क्योंकि यूएसए में सुप्रीम कोर्ट को क्या रखा गया, इंपॉर्टेंस वे में रखा गया था। तो हमने जुडिशरी सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमने कहाँ से उठाया था, यूएसए से उठाया था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंस रखा था। मतलब यहाँ पे क्या था, हमने जुडिशरी को पूरी पावर दी थी कि वो इंडिपेंडेंस है, ना ही वो किसी के अंदर काम करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो न्याय होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा कि उसमें ना सरकार का दबाव होगा ना किसी और चीज़ का दबाव होगा, जो कि क्या रखेगी आज की डेट में भी। अगर आप देखते हो जब काफ़ी चीज़ सरकार के और लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस चल रही होती है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ही अपना डिसीजन बताता है और वही फाइनल माना जाता है। जुडिशरी रिव्यू भी इसी से है कि अगर कोई लॉ पास कर दिया है, सपोज करो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए आप रिव्यू डाल सकते हो कि ये लॉ हमारे जो मूल अधिकार है उसको क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। तो उससे क्या करेगा, उसे कहते हैं हम जुडिशरी रिव्यू। हम रिव्यू करेंगे उस लॉ को लेना, हम कहेंगे लॉ सही नहीं है और इसको हम क्या कर देंगे, जुडिशरी रिव्यू के अंदर डाल देंगे। उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन देगी और उसको अगर लगता है कि हाँ ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है तो उस लॉ को वो हटा देगी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात हमने करी है, मूल अधिकार जो हमारी थी थे वो कहाँ से हमने उठाए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमने ये टर्म उठाया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये भी हम डालेंगे, लेकिन हमने ये थोड़ा डाला था कि जैसा जैसा हमने बनाया, जैसा जैसा उनने बनाया वैसा हमने बनाया, हमने अपने हिसाब से बनाया ना। तो हम इसको तभी कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे लोग काफ़ी लोग कहते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट होता है जैसे कि सपोज करो प्रेसिडेंट पोस्ट में अभी कौन है, रामनाथ कोविंद जी के हैं, हमारे प्रेसिडेंट है। अब इनको अगर हटाना है, इनको इम्पीच करना है, मतलब इनको इनकी पोस्ट से हटाना है, ठीक है। हमारे देश में रिपब्लिक कंट्री है ना, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा हेड है, हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, उसको हम क्या कर सकते, उसको क्या होता है, फिक्स पोजीशन नहीं होती वो, हम इलेक्ट करके हमको उसको चेंज, वो हमेशा पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन सपोज करो अगर हम उनसे ना खुश हैं तो क्या हम उनको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट कर देंगे। इसकी प्रोसेस क्या है आप आगे जाके पढ़ोगे। रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कैसे हटा सकते हैं, ये इसको भी इम्पीचमेंट कहते हैं। ये भी आगे देखोगे, ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा, और जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज होगा। और हमने प्रेसिडेंट को क्या एग्जीक्यूटिव का हेड बताया, सारी चीज़ों का हेड बताया, और साथ साथ में ये जो भी काम होंगे उनका हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। और सुप्रीम कमांडर कौन होगा, किसका, आर्म्ड फोर्सेस का, वो भी क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये भी हमने कहाँ से लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया था। और वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, जैसे स्पीकर होता है लोकसभा का, तो वैसे वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं। ये भी हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएसए वालों में, ये एक चीज़ याद रखना, फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिए थे और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया था। यूनाइटेड किंगडम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। आगे में क्या है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कनाडा और आयरलैंड का। कनाडा से हमने क्या लिया था, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप जैसे हमारे देश में देखते हो, जैसे अगर मैं और देश की बात करूंगा, अभी बताता हूँ आपको, जैसे यूएसए की बात करूँगी, वहाँ फेडरल सिस्टम तो है लेकिन वहाँ सेंट्रल स्ट्रॉन्ग नहीं है। हर स्टेट को जैसे हर जो कंट्री है उनकी 50 कंट्री है तो उनकी अपने अपने क्या हैं, पावर्स हैं, लेकिन उसमें ना सेंट्रल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेंट्रल ऐसा नहीं कहेगा कि ज़बरदस्ती तुम ऐसा करो, ठीक है, वो उनका दादागिरी नहीं करेगा। बल्कि कनाडा में क्या है, हम कनाडा में और इंडिया में क्या है, जैसे आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, पावरफुल है। फेडरल सिस्टम तो है, हर स्टेट के पास अपने अपने रूल्स हैं जिसके अंदर वो अपने 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 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर वो अपने रूल्स बना सकते हैं। लेकिन हमने क्या रखा है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा है, ठीक है। वैसे डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का हमने डिवीज़न किया है। जैसे मैंने आपको सब बताया था कि कैसे हमने स्टेट सब्जेक्ट रखे हैं, कैसे हमने यूनियन सब्जेक्ट रखे हैं और कॉन्करेंट सब्जेक्ट हमने करे हैं, जिसमें कॉन्करेंट सब्जेक्ट में क्या होता है, दोनों रूल बना सकते हैं। रेजिडुअल पावर विथ सेंटर, रेजिडुअल पावर मतलब मैंने आपको देखो पहले भी बताया था, रेजिडुअल पावर वो होती है जिसका अभी तक हमने किसी सब्जेक्ट में नहीं लिखा है। हमने जैसे सेंट्रल सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है, उसमें हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं कि इससे रिलेटेड लॉ सेंटर बनाएगा। स्टेट के लिखे हैं, स्टेट से रिलेटेड जो स्टेट के अंदर आएंगे उसमें लॉ कौन बनाएगा, स्टेट वाले बना सकते हैं। और तीसरा क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नई चीज़ आई
तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा। रेजिडुअल पावर जो होंगी वो किसके हाथ में होंगी? सेंटर के हाथ में होंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, देखो सारे स्टेटों में गवर्नर होते हैं, उन गवर्नर को कौन सेलेक्ट करता है? उन गवर्नर को सेंट्रल सेलेक्ट करता है। तो मतलब एज अ होता क्या है, जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं? एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो उन अपॉइंटमेंट उनका किसके हाथ में रहा? सेंट्रल के हाथ में, क्योंकि सेंट्रल यहाँ हमने पावरफुल बनाया है, जो कि हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद देखो आयरलैंड को, देखो आयरलैंड का आप समझना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये याद रखना DPSP कहते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से बोरो किया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने खुद कहाँ से बोरो किया था इसको? स्पेन से किया था। तो इसके अंदर है क्या ना, देखो जब हमको किस डायरेक्शन में चलना है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। हमने चलो स्टेट बना दिया, कंट्री बना दिया अपना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको आपको ये पता था कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है स्टेट को, ठीक है। स्टेट बोलो या स्टेट का टर्म हम बड़े टर्म में कंट्री के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टेट की पॉलिसी क्या होंगी, किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अभी हमारे पास चीज़ें हैं, हम कहेंगे कि आगे हमने इस टाइप से देखना है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप समझोगे कि जैसे हम कहेंगे कि जो भी लोग हैं उनके लिए और साधन और अच्छे से होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। तो हमारी सरकारें क्या करती हैं? इस डायरेक्शन में काम करती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। तो इसे कह सकते हो वेलफेयर प्रिंसिपल कह सकते हो आप इसको। इसमें किस वे में काम करना है, इसमें गार्डियन प्रिंसिपल भी होता है, किस वे में हमने इसको काम करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं उसका मेथड आप आगे पढ़ोगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि हम लोग वोट नहीं देते, वहाँ कौन वोट देता है? MPs MLAs वोट देते हैं, ठीक है। तो उसका इलेक्शन कैसे होते हैं, सिंगल ट्रांसफ़र वोट वाला सिस्टम कैसा होता है, तो ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। तो इसका मेथड जो था इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, वो आयरलैंड के से ही हमने लिया था। और नॉमिनेटेड ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करता है ना, 12 आदमियों को क्या करता है? नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है किसी फील्ड में, किसी सोशल वर्क किया हो या फिर कोई स्पोर्ट्स या हो, कोई बिजनेस हो, जो भी ना, तो स्पेशल नॉलेज होती है, उनको नॉमिनेट करता है। मतलब उनको कोई इलेक्शन से नहीं आना पड़ता, उनको डायरेक्ट वो क्या करता है? नॉमिनेट करके उस पोजीशन में बैठा देता है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी? आयरलैंड से ली थी। अब आया जर्मनी। जर्मनी का देखो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर इस वक्त होती है जब, जैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, पूरे सपोज करो इमरजेंसी लगी थी जब, तो उस वक्त क्या होता है? हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका क्या होता है? सस्पेंशन हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से आप समझे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हनन हो जाएगा। वहाँ पे उस वक्त क्या होगा? सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली हनन भी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सस्पेंड हो जाएंगे, कि कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाएगा। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे देखो, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी तो हो रही है इमरजेंसी की जैसी, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करा गया है? सस्पेंड कर दिए। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हमको कोई भी, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें आज़ादी है घूमने की। लेकिन अगर आप अभी जाओगे तो आपको क्या 2 डंडे पड़ जाएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं क्या हो रखा है? सस्पेंशन हो रखा है, ठीक है। हमारे राइट्स में क्या हो रखा है? सस्पेंशन हो रखा है। तो ये चीज़ें होती है। जैसे इमरजेंसी लग गई तो उस वक्त कई ऐसे जो आपके अधिकार होते हैं उसको क्या करना पड़ता है? सरकार ने सस्पेंड करना पड़ता है कि वो प्रॉपर वे में काम कर सके। नेक्स्ट देखो आप साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था ना, देखो जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमको ये लगा क्या पता हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी करना पड़ेगा, संशोधन भी करने पड़ेंगे। जैसे कभी कभार होता है कि जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी लॉ को बिल्कुल ही हटा ख़त्म कर देना पड़ेगा, या फिर किसी लॉ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ सुधार करने पड़ेंगे। तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होगा, वो हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। तो 2 चीज़ें ली हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया। आगे देखो फ्रांस का, देखो फ्रांस से हमने क्या लिया था? रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल। हमने प्रीएम्बल के अंदर ये सारी चीज़ें डाली थी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो आपको बहुत बेसिक वे में समझा दे रहा हूँ। रिपब्लिक का मतलब जैसे मैंने कहा था, हमारा जो सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन होगा? वो होगा प्रेसिडेंट। जो सबसे हायर पोजीशन में बैठा है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो हमारा प्रेसिडेंट ऐसा है कि फिक्स है या उसी की फैमिली को पोस्ट मिल रही है, ऐसा नहीं है ना। प्रेसिडेंट क्या होता है? हमारा चेंज होते रहता है, ठीक है। ऐसा तो है कि नहीं उसी फैमिली चल रही है, ऐसा नहीं है। तो हमारा प्रेसिडेंट जो है सबसे हेड ऑफ द
हमारा जो कंट्री का हेड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको तभी हम कहते हैं रिपब्लिक। तो यहाँ पे अगर कोई अदर कंट्री का आदमी आएगा, वो पढ़ेगा रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि इनका जो हेड है वो चेंज होते रहता है। एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, हमें आज़ादी दी गई, ठीक है। लिबर्टी, किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन ना लगे, इसको कहते हैं लिबर्टी। ये चीज़ें हमको फ्रांस से मिली। अब इसमें होता है कि फ्रांस का अपना स्ट्रगल है, रेवोल्यूशन है, तो वहाँ से जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो उन्होंने ये चीज़ों की जो जो चीज़ें इनको इंपॉर्टेंट लगी वो चीज़ें उन्होंने डाली, और फिर वही चीज़ें हमको अच्छी लगी, फिर हमने उनसे लिए, ठीक है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, आज़ादी। इक्वालिटी की बात करी थी कि सबको समान अधिकार होगा, इक्वालिटी भी हमने वहाँ से ली। फैटर्निटी, फैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुडनेस, जैसे कह सकते हैं आप कि हम भाईचारे की भावना, जो टर्म कहाँ से लिया, ये भी वहीं से लिया था। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हमने क्या फ्रांस से लिए थे टर्म्स, जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। रिपब्लिक भी है, लेकिन जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हमने कहाँ रखा था, प्रीएम्बल में रखा था। प्रीएम्बल मैंने आपको बताया जैसे कि इंडेक्स पेज होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या क्या चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं, या क्या क्या चीज़ें हमको दिखेंगी, वो चीज़ें सबसे आगे फ्रंट पेज में लगाएंगे ना, तो उसे हम प्रीएम्बल कहेंगे, ठीक है। यूएसएसआर की बात करते हैं। यूएसएसआर का नाम तो अब रशिया हो गया है, क्योंकि अब ये टूट गया है, ठीक है। उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो तभी हमने उस वक्त इससे चीज़ें ली थी, तभी हम इसको यूएसएसआर कहते हैं। तो हमने इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली थी, उसमें क्या था, ये चीज़ तो आज हम आपको मूल अधिकार दे रहे हैं, आप हमको फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात आती है कि तुम्हारे क्या अधिकार, तुम्हारे क्या हैं कर्तव्य हैं, किसके लिए, अपने देश के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो क्या क्या आपके अधिकार हैं, ठीक है, आपके कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, वो चीज़ के बारे में हम इसमें बात करिए। ये हमने कहाँ से लिए थे, यूएसएसआर से लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है आइडिया ऑफ जस्टिस। जस्टिस की बात करी थी हमने, आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय की बात हुई। अब न्याय आपके सोशल में भी हो, इकोनॉमी में भी हो, और पॉलिटिकल में भी हो, ठीक है। आपको सामाजिक में भी आपको न्याय मिले, इकोनॉमिक में भी न्याय मिले, और आपकी राजनीतिक में भी आपको न्याय मिले, इसकी बात हमने करी थी। और इसको भी हमने प्रीएम्बल में सारे शब्द डाले हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल में आप कह सकते हो जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना वो डाले होते हैं, जिससे हम समझते हैं हाँ भाई चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आगे चल, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, अब देखो ऑस्ट्रेलिया से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कॉन्फिडेंट लिस्ट की बात करी थी। जैसे हमने आपको बताया था यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, जो कॉन्फिडेंट लिस्ट होती है, मतलब सेंट्रल भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, वो हमने कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी। तो उसे हम कॉन्फिडेंट लिस्ट कहाँ से उठाई थी, ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी। और जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस, कभी कभार क्या होता है, कभी लोकसभा और राज्यसभा किसी ऑर्डिनेंस बिल को लेके या किसी बिल को लेके अगर उनकी समझौता नहीं हो रहा होता तो क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं ना। तो ये अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करी, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हमने की थी, जो हम आज़ादी होती है। ऐसा नहीं है कि देखो आप कोई जम्मू कश्मीर का अगर अखरोट भी है तो वो तमिलनाडु में भी बेच सकते हो, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, आप ट्रेड कर सकते हो फ्रीडम वे में। ऐसा तो है कि नहीं कि उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में बिकेगा, या यूपी का है तो यूपी में बिकेगा, तो फ्रीडम है ट्रेड करने की ना। तो ये भी हमने कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और जापान से देखो इंपॉर्टेंट है, जापान से हमने लिया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुआ है, ये हमने कहाँ से लिया था, जापान से लिया था। अब आगे देखो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखते रहना। जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। यूनाइटेड किंगडम की सिंगल सिटीजनशिप देखो, ठीक है। आगे पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूनाइटेड स्टेट की देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की देखो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी हमने, प्रीएम्बल की बात करी है, सुप्रीम कोर्ट की बात करी है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, हमने कहाँ से लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कनाडा से हमने जो फर्स्ट वाला पॉइंट है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने कहाँ से लिया था, कनाडा से। और थर्ड पॉइंट है रेजिडुअल पावर विथ सेंट्रल। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली थी, ये इंपॉर्टेंट है इसका सबसे ज़्यादा। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे भी इसमें वही चीज़ें डाली गई हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का आपको पता है सस्पेंशन हो जाएंगे हमारी फंडामेंटल राइट्स की इमरजेंसी के टाइम पे। फ्रांस का मैंने आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से बता दिए हैं। और यूएसएसआर का फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंट लिस्ट हो गया। और जापान का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बनाया गया है उसी के द्वारा हम चलेंगे। ये हमने कहाँ से लिया था, जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा बनाया है उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये कहाँ से लिया था हमने, जापान से लिया था।
तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब देखो लास्ट जो आपका आता है, ये आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, हमारा देखो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ सारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें ही नहीं डाली थी, बल्कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी डाला था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, तभी हमारा, और सारी चीज़ें हमने लिखी थी, तो तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको कितना टाइम लगा बनने में, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया था, ये चेक देख लेना। लेकिन अब ये जो देखो जो क्लियर है, 2 ईयर 11 मंथ लगे थे और 18 डेज बने थे, और इतना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हैंड राइटिंग। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो क्या है, रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का अभी भी काफ़ी रहता है, जो अभी लिखी गई थी इसकी बात करी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो लिखी गई है वो है किसमें, इंग्लिश में। ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है। फिर उसका जब हमने इसको फर्स्ट में लिखा तो हमने लिखा था इंग्लिश में, फिर हमने उसको ट्रांसलेशन किया हिंदी में। ठीक है, उसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज का कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश में, फिर हमने उसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो फर्स्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें क्या थे, 395 आर्टिकल्स थे। अपने हमारे पास देखो इतने आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, जैसे आप चैप्टर कह सकते हैं, और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, हमने शेड्यूल भी बनाए थे। फिर बाद में क्या होता है, अभी अभी की अगर हम बात करें तो करंट जो सिचुएशन है, इसमें अभी 1-2 शायद आर्टिकल्स और ऐड हो गए हैं, बाकी चीज़ें तो शेड्यूल पार्ट और शेड्यूल में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अमेंडमेंट बढ़ गए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट क्या होता है, हम जैसे सुधार संशोधन करते रहते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ गए हैं। उसकी एग्जैक्ट मुझे अभी डाटा याद नहीं है, मैं आपको नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपका ये देखो करंट जो सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है, 465 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हो गए हैं, अब पार्ट्स पहले 22 थे, अब 25 हो गए हैं। काफ़ी नई चीज़ें जैसे हमको मिलती है तो फिर हम उनको इसमें इंसर्ट करते रहते हैं। ठीक है, और शेड्यूल हमारे कितने हो गए हैं, पहले 8 थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। अमेंडमेंट काफ़ी बढ़ गए हैं, अमेंडमेंट देखने पड़ेंगे। अब देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी रहेंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, फटाफट क्वेश्चन है जो हो जाएंगे आपके। इसमें देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, हमने कहाँ से उठाया था, जापान से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से उठाया था, जापान से उठाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो कब से स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। इसने बोला है केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट हुआ था, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। द फर्स्ट स्टैच्यू स्टेटस सॉरी एक मिनट, द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहला जो हमारा एक्ट आया था वो कौन सा आया था, आपको पता है जब हमारा क्राउन रूल हो गया था उसके बाद कौन सा आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसी के बाद तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करी थी ना। हाँ, तो आगे चलो चलो। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया लेजिस्लेटिव वॉज मेड बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरल की बात कब करी थी हमने, जब हमने अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आपको याद होगा हमने सबसे पहले जो और इसी टाइम पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी की भी बात करी थी। ठीक है, और हमने जो बाई कैमरलिज्म टर्म था वो क्या था, अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करी थी। ये हमने कहाँ करी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। आगे आप चलते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो आप, हाउ मैनी टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, ये मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द, आपको अभी बताया था जब बाई कैमरलिज्म था और डायरकी था, ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो ये डायरेक्ट तभी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें बाई डायरकी क्या होती है, बाई कैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस होता, इसका आपको डायरेक्ट तभी आंसर आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, यह आपको मैंने याद होगा, इसका आंसर देखो पहले देख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैंने आपको याद दिलाया था कि 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू।
तो मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू में जैसे यूनियन जैसी चीज़ आएंगी या स्टेट जैसी चीज़ आएंगी तो वो कमेटी का कौन हेड होगा, जवाहरलाल नेहरू। और हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए क्या पढ़ा था, फ्रैस करके, FRAS करके, एस फॉर था स्टेयरिंग कमेटी। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ आता है तो किसके किसके अंदर आता है, राजेंद्र प्रसाद। आपको याद होगा शायद लास्ट टाइम हमने आइए देखा था, कमेटी की बात करी थी, वाले पेज में देखो आप, हमने देखा था राजेंद्र प्रसाद के अंदर गिव मी फ्रैस, FRAS फ्रैस करके, तो फाइनेंशियल और स्टाफ, एफ फॉर फाइनेंशियल और स्टाफ कमेटी जैसे टर्म आएंगी, या कमेटी फॉर रूल और प्रोसीजर आएगी, एडॉक कमेटी की बात करेंगे, और नेशनल फ्लैग या फिर स्टेयरिंग कमेटी। तो एस से क्या था, स्टेयरिंग कमेटी की बात करी गई थी। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि इसके हेड कौन थे, रूल ऑफ स्टेयरिंग कमेटी के, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अडोप्टेड फ्रॉम, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, वो हमने कहाँ से लिए थे, USSR से लिए थे। ठीक है, आगे देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सारी एक ही चीज़ के अंदर थी ना, बाय द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हम जब कर रहे थे, कहाँ आप चेक करना, वो हमने कहाँ से उठाई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, आई फर्स्ट पॉइंट लाइन पढ़ो उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तीसरा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से लिया था। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अब यहाँ पे मत कहना आयरिश और आयरलैंड अलग अलग हैं, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं उसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विच सॉन्ग वॉज सैंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर इट्स एडजर्नमेंट सिन डाई। पहली बात, एडजर्नमेंट सिन डाई होता है क्या, एडजर्नमेंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा या राज्यसभा में जो स्पीकर होता है वो क्या कर देता है, कभी कभार जैसे हल्ला हो रहा होता है तो वो क्या कर देता है, स्थगित कर देता है सभा को थोड़ी देर ना, तो उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजर्नमेंट कहते हैं। तो एडजर्नमेंट अगर सिन डाई का मतलब प्रॉपर ये होता है कि वो एडजर्नमेंट तो कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है सभा को, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि अब हम कब मिलेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती थी कि जैसे लास्ट जैसे सेशन है, सेशन कंप्लीट होता होगा, वो एडजर्नमेंट करता था, एडजर्नमेंट करेगा जैसे स्थगित करेगा सभा को, तो वो ये थोड़ा वो ये नहीं बताएगा जिस वक्त की कब स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे कल स्टार्ट होने वाली है तो सबको पता होगा तो तब तो नहीं होगा, लेकिन जब ये नहीं बताएगा कि सेशन कब स्टार्ट होने वाला है, उस समय क्या होता था, तो हम क्या करते थे उस वक्त, गाना गाते थे, क्या गाते थे, जनगण मन भी गाते थे और वंदे मातरम भी गाते थे। तो ऑप्शन A एंड B है। तो आई होप मेरे को समझ लग रहा होगा कि आप इन सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही पा रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रही होगी, जो पढ़ रहे हैं अगर ढंग से, तो इन क्वेश्चनों को समझ भी रहे होंगे। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको इतनी अच्छी ग्राफिकल फॉर्म में बताया जा रहा है, तो इससे बेटर मैं नहीं समझता कि आप अलग तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, चीज़ों को अच्छे से करना, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे में होती रहेगी। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और चीज़ों के लिए तैयार रहो और अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।